आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ ई नॉट वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स वेरिएशन इन द 3D सीरीज। अच्छा, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें हम ये देख रहे हैं क्या, बहुत सिंपल सा डायग्राम है कि जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के कंटेनर में रखा गया है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जिंक का रॉड को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है और जिंक के ऊपर एक लेयर लग जाती है कॉपर की, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हुई। अब इसका केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, हम लोग ऐसा लिखा करते हैं कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट किया जाए तो ये क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है क्या, ZnSO4 बन जाता है और Cu मेटल सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये एक्वस बन जाता है। ये ब्लू कलर का होता है और इसका कलरलेस होता है। इन दोनों का कलर बदल जाएगा, इसका कलर बदल जाएगा। आप समझ रहे होंगे सर ऐसा हुआ क्या है। अगर इसको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखूं तो हुआ क्या है सर, आप देखिएगा जिंक का क्या हुआ है। यहाँ जिंक 0 ऑक्सीजन स्टेट में देखता हूँ जिंक, यहाँ पर जिंक कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 में है। यहाँ पर कॉपर कौन से स्टेट में है सर, ध्यान से देखिए, +2 में है। यहाँ कौन से स्टेट में है, 0 है, ध्यान से देखिएगा। तो जिंक क्या कर रहा है, Zn2+ में जा रहा है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, इसको कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और Cu से क्या बन रहा है, Cu2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बन रहे हैं, Cu सॉलिड बन जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जहाँ कहीं देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहा करते हैं रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब आप देखिएगा, इसको हमने ऐसे बता दिया। अब ऐसे कोई भी सॉल्ट मैं लिख दूंगा, आप कैसे जानेंगे कि वो गिवन सॉल्ट उसको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें एक ही चीज़ याद रखेंगे, हम इसके फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करती हैं, इसका वेरिएशन क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सिंपल सा एक लॉजिक समझ लेते हैं। क्या लॉजिक समझ लेते हैं, देखिएगा एक बात ध्यान रखेंगे, लोअर द ई नॉट वैल्यू जितनी कम होगी, स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान, जितना किसी की वैल्यू, जैसे ई नॉट वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ई नॉट भी कहते हैं। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको पोटेंशियल, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको ई नॉट से इसको कहते हैं। और एक बात आप देखिएगा ध्यान से, इसमें हमने कहा रिड्यूसिंग एजेंट, पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या नोट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने वाले को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेने वाले को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रॉन वाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके उल्टा आप याद रखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रख, सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या हायर, इसका रीजन हम लोग लिखेंगे और क्यों ऐसा हो रहा है सब उसका बारे में भी लिखेंगे। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, हायर द ई नॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखिएगा, मतलब ई नॉट वैल्यू कैसी होनी चाहिए इसकी, लोअर द ई नॉट वैल्यू रहेगी और हायर द ई नॉट वैल्यू स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ लेते भैया होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लेने वाले को हम लोग कहा करते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से देखिए, जिंक यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस रिएक्शन में जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। तो यहाँ पर जिंक किसका काम कर रहा है, एग्जाम्पल कौन है,
यस, जिंक मेटल। जिंक मेटल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है इस रिएक्शन में? ये मैंने LHS लिखा है और ये RH है, प्रोडक्ट साइड का चीज़ है। कॉपर क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पर कौन, इस रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि Cu2+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब आप देखिएगा इसकी वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं कि E0 वैल्यूज़ ऑफ Zn2 + 2Zn कितनी होती है? -0.76 वोल्ट होती है। और E0 वैल्यू ऑफ Cu2 + 2Cu कितनी होती है? +0.34 वोल्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, ये इसमें से जिंक और कॉपर की वैल्यू आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी है? निगेटिव है। इसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो आप देखिएगा जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी या जिसकी वैल्यू कम होगी, लोअर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट, हायर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, खासकर इस चैप्टर का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम इसके वेरिएशन की बात करते हैं। देखेंगे E0 वैल्यू सबसे ऊपर लिखा रहता है, मान लीजिए F-F2 से F- H+2H2 प्लेटिनम के फॉर्म में लिखा जाता है। ये इसकी वैल्यू 0 वोल्ट होती है, ये 0 होती है। E0 ऑफ Na+2Na, ये E0 वैल्यू हमेशा, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, E0 की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखी जाती है। रिडक्शन मतलब क्या होता है भाई? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये बात याद रखिएगा, आपको भूल जाए कभी तो। लेपर्ड गुर्राता है, कैसे? शॉर्टकट निमोनिक से इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेपर्ड LEO, O फॉर ऑक्सीडेशन, LEO लेपर्ड गुर्राता है आपको देख करके, तो क्या हो जाएगा? दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो R फॉर क्या हो जाएगा सर? यस, इट इज रिडक्शन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जा रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, F को 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो क्या बन जा रहा है? F- बन जा रहा है। H+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो क्या बन जा रहा है? H बन जा रहा है। या मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाता है Na+, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा। और इसको हम लिखा करते हैं -2.71 समथिंग इसकी वैल्यू हुआ करती है वोल्ट के फॉर्म में। E0 वैल्यू ऑफ लिथियम की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव होती है। Li इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट समथिंग हुआ करती है। तो हमने कहा था आपसे कि लिथियम, सोडियम और H2 में से, इनमें से प्लेटिनम का सॉलिड में रखा था, चाहे आप इसको लिखें चाहे ना लिखें, आप समझें इसको। अब देखिएगा सबसे अच्छा इसमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लोअर द E0 वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। यस, तो ये होगा। अच्छा, अब एक बात है, यहाँ पर क्या होगा? F-, जिसका एक और शॉर्टकट याद रखें, थर्ड पॉइंट होगा ये। फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिख लिए थे हम लोग, थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होता है। लिख लीजिए एक लाइन में कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर द रिडक्शन पोटेंशियल। सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों एक ही चीज़ है। हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए F को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, Na+ को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो Na बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि हायर द प्रोसेस टेक प्लेस, रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। चलिए, ये तो बात हो गई कि अब आगे देखते हैं इसके क्या फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहले इसको मिटाता हूं। आगे देखते हैं कि क्या इसमें किसी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के ट्रेंड में क्या तरह का ट्रेंड आता है, खासकर M2+ से M में क्या ट्रेंड चेंज आता है। तो देखिएगा वेरिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक मेटल दिया, ये एक M मेटल है और ये मेटल क्या करेगा, ये यहाँ से क्या बन जाएगा? M का पावर कुछ बनेगा, मान लीजिए M2+ बन गया या M का पावर कुछ भी प्लस, और एक को सोल्यूशन में यहाँ से यहाँ बनने में जो एंथैल्पी चेंज, जो एनर्जी चेंज होती है, उसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे इसको? आप इसको लिखेंगे, इसको हम लोग
ऐसे बंद कर देते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई मेटल अपने एक्वस स्टेट में आ जाए और आयन के फॉर्म में भी आ जाए, उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मैंने स्टैंडर्ड लगा दिया। सर ये कैसे हो रहा है, देखिएगा पहली बात तो मेटल सॉलिड स्टेट में है, तो मेटल को सॉलिड से कहाँ ले जाना पड़ेगा, मेटल को सॉलिड से ले जाना पड़ेगा गैस में। किसी मेटल को इवोपरेट करवाना, उसके एटम के फॉर्म में कर पाना, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ध्यान रखिएगा, या इसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। क्यों सर, क्योंकि मेटल सॉलिड स्टेट में है, मेटल के कर्नल आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, मेटल के पार्टिकल, इनको हम इतना गर्म करेंगे कि एक पार्टिकल इसमें से निकल करके बाहर जाएगा, क्योंकि गैस के फेज में हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, तो बाहर जाएगा मेटल, तो गैस के फॉर्म में बन गया। इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, फिर इसको मैं और क्या करूँगा, इसको मैं चाहता हूँ मुझे आयोनाइज करना है, तो मैं इसको बनाऊँगा m का पावर 2 प्लस, और यहाँ गैस के फेज में ही रहेगा। इसमें जो यहाँ से यहाँ ले जाने में ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने एटमाइजेशन लगाया, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको IE भी कहते हैं। अब IE को कौन फर्क पड़वाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। D5 कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल, D10 इज मोर स्टेबल, तो वो सब फैक्टर यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि M2 प्लस को, गैस को पानी में डाल दो, इस आयन को पानी में डाल दो, पानी में डालने से जो जाता है उसको नहा लेता है, उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, याद रखेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इस पूरे रिएक्शन को मैंने देखिएगा, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ होती है, देखने में तो ऐसे यहाँ से यहाँ हो जा रही है, लेकिन हो कितने स्टेप में रही है, 3 स्टेप में हो रही है। पहले मुझे यहाँ एनर्जी लगानी पड़ रही है। ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक, याद रखेंगे। इसकी कैसी होती है, याद रखेंगे। ये भी कैसा होता है यार, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होगी, याद रखेंगे। लेकिन जब इस आयन को पानी में डालते हैं, इसकी वैल्यू कैसी होती है सर, ये होता है एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू होगी निगेटिव होगी, एनर्जी को रिलीज करेगा। सर इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, देखेंगे इस पूरे प्रोसेस में 2 जगह एनर्जी लग रही है, इन दोनों जगहों पर मेरी एनर्जी लग रही है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस पूरे रिएक्शन में एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि इस पूरे यहाँ से यहाँ बनने के रिएक्शन में क्या हो रहा है, डेल्टा ये वाला एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ हैदराबाद नहीं है, ये हाइड्रेशन है। ध्यान रखना भाई, स्टैंडर्ड के फॉर्म में है सबके सब। चलिए एक मजे की बात देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। किसमें इसमें से इस सब को ऐड करने से, जैसे इसकी वैल्यू मान लीजिए है +200, इसकी +50 किलो जूल में है, जो भी यूनिट है सबकी यूनिट सेम है ना, और इसकी वैल्यू है -700। अब आप देखिएगा इन सब की वैल्यूज को, एक मैंने मेटल को लिया है, उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है -200 किलो जूल, आयोनाइजेशन है 50 किलो जूल और हाइड्रेशन कितना है, यस -700। तो इसको जब मैं प्लस करता हूं तो एंथैल्पी 450 किलो जूल आएगा, यूनिट आएगा। सर ये क्या है, 400 माइनस में आएगा प्लस में आएगा, याद करिए, यस माइनस में आएगा। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिस मेटल में MS से एक्वस बनाने में ये माइनस में आएगा, आंसर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस में आएगी। इसका E0 वैल्यू M2 प्लस से M की वैल्यू कैसी होगी, पक्का है कैसी होगी, निगेटिव होगी। और ये मेटल कैसा होगा, मोर निगेटिव द E वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर द E0 वैल्यू, आप याद रखेंगे, लोअर द E0 वैल्यू, निगेटिव द E0, मोर निगेटिव, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मोर निगेटिव द E0 वैल्यू, कौन सी, द E0 वैल्यू। और आगे क्या लिखेंगे सर, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखेंगे। E0 वैल्यू बहुत निगेटिव है, जिसकी जितना ज़्यादा निगेटिव होगी। सर क्यों ऐसा होता है, देखिएगा अगर निगेटिव वैल्यू होगी तब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन आसानी से फिजिबल हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फिजिबल,
है ना, स्पॉन्टेनियस होती हैं। चलिए ये तो हो गई कि इसका थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या है, ई नॉट वैल्यूज़ का। तो ई नॉट वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, ध्यान रखेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। आपको समझ में ये आ गया होगा। अब इसको हम अप्लाई कर, आयन बन रहा है। अब अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये कैसी होती है, इसकी पूरे की वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव। इफ डेल्टा आर एच इज निगेटिव देन क्या होगा, वो सब्सटेंस कैसा होगा, आसानी से यहाँ चला जाएगा और वो स्पॉन्टेनियस होगी और उसका ई नॉट वैल्यू भी कैसा होगा, निगेटिव होगा और बहुत ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आप देखिएगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट के सारे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल हम किसको मानते हैं, ऑल द मेटल्स, है ना, क्योंकि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमने पढ़ा है। और आगे देखते हैं फिर यहाँ से क्या है, इफ डेल्टा आर एच नॉट, मतलब इन सब की एटमाइजेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन की एंथैल्पी मिला करके पॉजिटिव आती है, तो सब्सटेंस कैसा होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल एग्जाम्पल क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑल द नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ वेरिएशन है, देखेंगे क्या देखेंगे। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और ई नॉट वैल्यू के मैंने लिखा है, किसके लिए क्या लिखा है सर, ये है Mn2+ से Mn2+ से M का वेरिएशन है। कैसे वेरिएशन है, यहाँ पर -1.63 है, यहाँ से यहाँ देखिएगा, हमने देखा लेफ्ट से राइट जाने पर ई नॉट वैल्यू लगातार पॉजिटिव होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव क्यों हो रही है, इसका मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वैल्यू कम निगेटिव है या थोड़ा पॉजिटिव है वो दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब एक ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अगर इन दोनों में कंपेयर करूँ, टाइटेनियम और वैनेडियम में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, तो आप क्या कहेंगे, टाइटेनियम है। और वैनेडियम से क्रोमियम में ऐसे आगे वैल्यू घटती जा रही है, दे आर बिकम लेस रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज़ को जब इन मेटल के लिए इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो वैल्यू कैसी हो जाती है, कम निगेटिव होती जाती है और बाद में कहीं कहीं पर तो पॉजिटिव हो जाती है। तो आप देखेंगे कहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ से वहाँ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि बिकम, मैंने क्या कहा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर ई नॉट वैल्यू बिकम लेस निगेटिव। अच्छा क्यों हो रहा है ऐसा, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज, वन लाइन रीजन लिखेंगे, बिकॉज जनरल रीजन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, साइज छोटा होने के कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो हमारा ये वैल्यू जब ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, जब ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी डेल्टा आई एच, तब क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू कम निगेटिव होगी और कम निगेटिव होगी तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे कम निगेटिव हो जाएगी और यहाँ तक तो पॉजिटिव तक हो गई है। आप समझ रहे होंगे। सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जल्दी पहचानिए फटाफट इसमें से। यस सही कहा आपने, कॉपर है। सर क्यों है, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू निगेटिव होती है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब इसको मैं मिटाता हूं और आगे देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है, यहाँ से वहाँ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो इनका ई नॉट वैल्यू धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, क्या है सर, यस इसकी नॉट वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जा रही है, अनएक्सपेक्टेड है। तो आप देखेंगे मैग्नीज एंड जिंक, इसका भी देखिए वहाँ जाते जाते कम हो जा रहा है, वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है, यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो मैग्नीज और जिंक का वैल्यू थोड़ा सा कैसा होता है, बहुत निगेटिव होता है। क्यों ऐसा होता है, देखिएगा मैग्नीज और जिंक का एक्सेप्शन है यहाँ पर, है ना। तो क्यों है ना, क्यों है, क्योंकि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 25 और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होता है 3d5 और क्या होता है सर 4s2। मैग्नीज अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है Mn2+ और कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 3d5 4s0 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा मैग्नीज क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके फटाफट अपना स्टेबल कन्फिगरेशन मिल जाता है। तो मैग्नीज की ई नॉट वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव क्यों होती है, तो यहाँ रीजन लिखेंगे ड्यू टू स्टेबल D5 कन्फिगरेशन। आप याद रखेंगे क्या कि मैग्नीज की ई नॉट वैल्यू बहुत निगेटिव क्यों होती है, आप ऐसे इसका रीजन लिखेंगे। क्या लिखा आपने कि मैग्नीज हैज़ हायर मोर निगेटिव ई नॉट वैल्यू देन एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल D5
कॉन्फ़िगरेशन, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं जिंक के केस में क्यों ऐसा हो रहा है सर। जिंक भी एक्सेप्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखिएगा एक्सेप्शन है, क्यों है सर? तो देखिएगा जिंक का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3D10 4s2 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ जब इसको मैं ले जाता हूँ आगे तो क्या बनेगा, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ये प्रोसेस बड़ी आसान है, ये अपने से हो जाती, जल्दी से हो जाती है। सर क्यों हो जाती है? क्योंकि जिंक सोचता है मुझे 3D10 का कन्फिग्रेशन मिलेगा मुझे, तो इसका ये वाली वैल्यू बहुत कम होती है। जिंक हैज वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ क्या होता है सर, D10 कन्फिग्रेशन, स्टेबल D10 कन्फिगुरेशन। तो दोनों के रीजन क्या याद रखेंगे कि मैग्नीज का E0 वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है जितना एक्सपेक्टेड है ड्यू टू स्टेबल D5 कन्फिगरेशन। जिंक का वैल्यू भी मोर निगेटिव होता है दैन एक्सपेक्टेड वैल्यू ड्यू टू स्टेबल D10 ड्यू टू स्टेबल D10 कन्फिगरेशन। एक एक्सेप्शन और है, जैसे यहाँ से यहाँ जाते आ रहे हैं, यहाँ निगेटिव हुई, यहाँ निगेटिव है, इसकी जितना यहाँ से यहाँ घटा है उतना ही जैसे यहाँ से -0.44 है, यहाँ पर 28 है। इसके तो और कम होना चाहिए, लेकिन ये दोनों वैल्यू लगभग इक्वल ही है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है सर? तो एक लाइन में और लिखते हैं 2Ni2+ जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर देखिएगा इसका ये वैल्यू बहुत निगेटिव होता है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, E0 वैल्यू ऑफ Ni2+। ये रिडक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा, यह हमेशा कैसा होता है, मोर निगेटिव होता है जितना एक्सपेक्टेड है। बहुत निगेटिव तो नहीं है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड ट्रेंड चल रहा था उससे अलग है थोड़ा सा, मोर निगेटिव देन एक्सपेक्टेड। क्यों सर? तो इसका रीजन मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ रीजन लिखते हैं। रीजन क्या होगा, ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत निगेटिव होती है, मतलब यहाँ पर ये छोटा होने के कारण निकल आयन बहुत छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज, तो इसका पानी के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है और इजीली पानी से अट्रैक्ट होता है, चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। ये निकल का आयन है, Na2+ है, जब पानी में डालते हैं तो पानी के प्रति इसका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। पानी में यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा निगेटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चारों तरफ से पानी इस आयन को क्या करता है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर चारों तरफ से पानी का आयन इसको घेर लेता है और फिर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव, ये निगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन है ना, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, चारों तरफ से ये आयन हाइड्रेटेड हो जाएगा, पानी के प्रति इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो छोटा होने के कारण, स्मॉलर साइज होने के कारण इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत निगेटिव होता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि निकल की वैल्यू एक्सपेक्टेड से मोर निगेटिव क्यों होती है, ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हमने यहाँ निकल के बारे में, मैग्नीज के बारे में पढ़ लिया है और जिंक का एक्सेप्शन है वो पढ़ लिया है। बस थोड़ा सा वैल्यू देखते हैं अब कि आगे M3+2 M2+ में क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आने पर ये धीरे धीरे वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है। मोर पॉजिटिव द वैल्यू, वीकर द रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यों जाती है, क्योंकि सर आप क्या कर रहे हैं, Mn2+ से Mn3+ में ले जा रहे हैं, मतलब मैग्नीज को कहाँ ले जा रहे हैं, Mn3+ में ले जा रहे हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही एंडोथर्मिक होती है। क्यों सर, इसका कन्फिगरेशन होता है 3D5 4s0, तो यहाँ से यहाँ जाने को ये तैयार नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि स्टेबल कन्फिगरेशन है, 3D4 हो जाता है और 4s0। तो आप देखिएगा ये यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहता है, इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत पॉजिटिव होती है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा क्यों होती है, क्यों लिखेंगे कि E0 Mn3+, इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, होता है ऐसा प्रोसेस है लेकिन लिखते हैं रिडक्शन के फॉर्म में। ये वैल्यू कैसी होती है, हाईली पॉजिटिव। क्यों सर, इसका हाईली पॉजिटिव होती है सर, क्या रीजन लिखेंगे इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा ड्यू टू स्टेबल, बस एक लाइन का आंसर है D5 कन्फिगुरेशन। इसका कन्फिगुरेशन कैसा होता है, D5 होता है, D5 से D4 जाना नहीं चाहता है। वैसे ही जिंक के केस में भी होगा यार, है ना, जिंक Zn2+ से Zn3+ में जाना नहीं चाहेगा। क्यों सर, 3D10 से कन्फिगुरेशन होता है
और 4s0 होता है, ऐसा पढ़ाया हम लोगों ने। और आगे आप ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3d9 और 4s0। अरे ये क्यों चाहेगा कि इसकी स्टेबिलिटी में फ़र्क आए, 3d9 हो जाए, तो इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ई नॉट वैल्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मोर निगेटिव द ई नॉट वैल्यू स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। आप देखिए से इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन आपको लग रहा है यार, इस स्टेट में m से m2 प्लस से m में ये है, आई थिंक इट इज़ -1.63 है। यस, ऐसे ही +3 में कौन होगा आप पहचानिए। तो कभी ऐसा पेयर ऑफ कंपाउंड दिया हो तो आप ये देखें कि जिसकी वैल्यू ई नॉट वैल्यू बहुत निगेटिव है, वो वाला पार्टिकल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जैसे आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप क्या कहेंगे, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि निगेटिव है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग कौन होगा, यस आयरन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, यस। और कोबाल्ट इसकी अपेक्षा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में विद कंपाउंड ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम। Thank you.